गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कल हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, रोजनामचा प्रविष्टियों के प्रकार, तो कल उसके बारे में बात हो चुकी थी। अब जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे तो उसमें कुछ बातों को याद रखा जाता है। कौन कौन से बातें हैं, तो आइए एक तरफ से हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम लोग एंट्री पास करने जाएंगे, कोई प्रविष्टि करने जाएंगे, तो जो लेन देन हुआ है, जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उस ट्रांजैक्शन में हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन से ऐसे दो खाते हैं जिनको डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा। इसका अलावा जब भी कोई लेन देन होगा तो उसमें दो पक्ष प्रभावित होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो सबसे पहले हमको खाते को ढूंढना है कि कौन से दो खाते प्रभावित होंगे और कौन सा खाता इसमें डेबिट किया जाएगा और किस खाते को इसमें क्रेडिट किया जाएगा। ये क्यों आवश्यक है और उसका नरेशन क्या होगा, तो ये पॉइंट जो है हम लोग देखते हैं। और उसी के साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जब एंट्री पास की जाती है तो देखते हैं कि पर्सनल अकाउंटों के छोड़ करके बाकी रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं उसमें हम लोग अकाउंट लिखना मैंडेटरी होता है, लेकिन पर्सनल अकाउंट जो होता है उसमें अकाउंट नहीं लिखा जाता है। लेकिन कोई लिखना ही चाहता है तो उसका भी एक तरीका है। तो सबसे पहले उसको एक एग्जांपल थ्रू समझाता हूँ। जैसे आकाश से 50,000 रुपये का माल खरीदा, तो आकाश से 50,000 रुपये का माल खरीदा गया है, तो इसमें दो पक्ष प्रभावित हुए। एक तो इसमें आया कि आकाश, हम माल खरीदा तो एक माल गुड्स, तो आकाश से 50,000 का माल खरीदेंगे तो हमारे पास माल आएगा, देने वाला कौन है, आकाश है। तो माल जो हमारा है रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग आप लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु आती है तो डेबिट किया जाता है और कोई वस्तु जाती है तो क्रेडिट किया जाता है। जैसा कि हम लोग गोल्डन रूल पीछे पढ़ चुके हैं, डेबिट वाट कम्स इन और क्रेडिट वाट्स गोज आउट। तो इसमें माल आया है तो हम लोग लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट। क्या लिखा गया, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू आकाश, बस इतना ही लिखा जाएगा, टू आकाश। लेकिन अगर कोई लगाना ही चाहता है कि हम लोग जो है इसमें अकाउंट लगाएंगे ही लगाएंगे, तो इसको कर सकते हैं कि परचेजेज अकाउंट डेबिट टू आकाश अकाउंट, यानी कामा लगा के एस लगा दिया जाएगा। जैसे का की के बनता है, यानी मोहन का खाता है तो मोहन से अकाउंट, सोहन का खाता है तो सोहन से अकाउंट, राकेश का खाता है तो राकेशेज अकाउंट, मतलब उसमें कामा लगा के एस लगा दिया जाएगा। ये मैंडेटरी है। तो इसका मतलब ये है कि पर्सनल अकाउंट के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाया जाता है, लेकिन अगर कोई लगाना चाहता है तो उसमें कामा लगा करके और आगे एस जोड़ा जाएगा, तब जा कर के उसमें अकाउंट आपकी एंट्री सही मानी जाएगी। जैसा कभी एग्जांपल दिया गया कि परचेजेज अकाउंट डेबिट टू आकाश, बस इतना लिखा जाएगा। या तो ये कह सकते हैं कि परचेजेज अकाउंट डेबिट टू आकाश अकाउंट, ये हमारे पास हो गया। दूसरी चीज़ ये है इसमें कि सबसे पहले जब हम लोग एंट्री पास करते हैं तो जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। जैसे अभी लिखा गया परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज में पी जो है कैपिटल रहेगा, और टू कैपिटल करना है या टू आकाश करना है तो टू आकाश में ए कैपिटल रहेगा। तो जब भी हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे तो जो भी खाते होंगे उस खाते का पहला वर्ड जो होगा, पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। उसके बाद फिर और आगे इसमें जानते हैं कि जो रकम होती है, रुपीज़ होती है, उसको पूरी रुपीज़ में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, उसको सिंबल में लिख सकते हैं, जैसे RS या र बना करके उसको रख दिया जाएगा आधा काट करके, तब भी उसमें हो जाएगा। तो ये होता है हमारा रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब आप एंट्री देखते होंगे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर नहीं लिखे होते हैं। जो कॉलम जहाँ से शुरू होता है पार्टिकुलर का, वहाँ से शुरू से लिखेंगे हम लोग, एकदम जहाँ से कॉलम चालू हुआ है जो सिरा है उसका, वहीं से हम लोग डेबिट करेंगे, जैसे परचेजेज अकाउंट डेबिट। लेकिन जब नीचे वाली लाइन लिखेंगे जो क्रेडिट वाली रहेगी, तो उसको हम लोग सिरे से नहीं शुरू करेंगे, बल्कि थोड़ा सा साइड में जगह छोड़ दी जाती है। तो थोड़ा साइड में जगह छोड़ करके उसको लिखा जाएगा टू आकाश। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू आकाश, तो परचेजेज सिरे से लिखा जाता है, और जो क्रेडिट वाला आइटम होगा वो थोड़ा सा
लाइन से आगे लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें जो डेबिट होगा उसमें डेबिट लिखना ज़रूरी है। जैसे परचेजेज अकाउंट जगह छोड़ करके आगे लिखेंगे डेबिट, लेकिन टू आकाश क्रेडिट नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब डेबिट में डेबिट लिखना मैंडेटरी है और क्रेडिट में क्रेडिट लिखना अनिवार्य नहीं है। अब डेबिट में पूरा डेबिट लिखा जाएगा नहीं, उसका जो सिंबॉलिक है वो लिखा जाएगा, जैसे DR डॉट लगा दिया जाएगा, लेकिन CR नहीं लिखा जाता है। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू आकाश, बस इतना रहेगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें और बात करते हैं कि जब नरेशन लिखा जाएगा, जब परचेज अकाउंट डेबिट टू आकाश हो गया, नरेशन लिखा जाएगा बीइंग गुड्स बॉट फ्रॉम हिम। उसके बाद एक लाइन नीचे खींच दी जाएगी, यानी ट्रांजेक्शन जैसे ही ख़त्म होगा नरेशन के नीचे एक लाइन लिख दी जाएगी, तो यहाँ पर बातें ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास यहाँ पर आता है कि डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। तो जो डेबिट वाला अमाउंट होगा उसको डेबिट में लिखा जाता है और क्रेडिट का जो अमाउंट होगा उसको क्रेडिट में लिखा जाएगा। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि जब भी कोई लेन देन होगा तो उस लेन देन में नकद और उधार दोनों होता है। तो किस ट्रांजैक्शन को हम लोग समझेंगे कि ये नकद है या उधार है। जैसे सिर्फ इतना लिखा रहे कि माल खरीदा, माल बेचा, तो इसमें ये भी नहीं पता चल रहा है कि नकद माल बेचा, नकद माल खरीदा, और न किसी पार्टी का नाम है कि मोहन से माल खरीदा या मोहन को माल बेचा, तो इसको क्या माना जाएगा। तो जब सिंपल लिखा हुआ हो कि माल खरीदा और कुछ भी इसके साथ इंडिकेटर नहीं हो, तो इसका मतलब भी हो जाएगा कि इसमें लिखा जाएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट। अब नाम तो लिखा नहीं है, कैश माना जाए। तो जब भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो इस तरह का अगर आइटम होगा कि सिर्फ बस इतना लिखा रहे नकद, सिर्फ माल खरीदा, तो माना जाएगा कि नकद खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश किया जाएगा। या इसी तरह से लिखा हुआ है माल बेचा, तो मान लिया जाएगा कि नकद बेचा, तो इसमें लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अब इसमें लिखा रहा है कि मोहन से माल खरीदा या मोहन को माल बेचा, तो अब इसमें भी बात क्लियर नहीं हो रही है कि मोहन से माल खरीदा तो नकद खरीदा कि उधार खरीदा। तो जब ये बात क्लियर ना हो तो हमेशा इसको उधार माना जाता है। तो मोहन को माल खरीदा, मोहन से माल खरीदा या मोहन को माल बेचा, ये क्या है, इससे पता नहीं चल रहा है कि उधार है कि नकद है। तो हमेशा इस तरह के ट्रांजेक्शन को, इस तरह के लेन देन को हम लोग क्या मानेंगे, उधार मानेंगे। तो इसमें लिखा जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। और भी इस तरह से कुछ कंफ्यूजिंग वाली चीज़ हो सकती है, जैसे कह सकता है कि मोहन से नकद माल खरीदा। तो जब मोहन से नकद माल खरीदा, जब ये बात आ गई तो फिर मोहन से कोई मतलब नहीं। अब सिंपल चीज़ है कि नकद माल खरीदा, तो फिर वही बात लिखेंगे जो एंट्री पहले बताई गई थी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब 3 तरह की चीज़ बताई गई। इसमें सिर्फ लिखा रहेगा माल खरीदा तो नकद माना जाएगा, जब लिखा रहेगा मोहन से नकद माल खरीदा तब भी नकद ही माना जाएगा, तब मोहन से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ लिखा हुआ है मोहन से माल खरीदा, तो जब मोहन से माल खरीदा, उधार नकद कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया इसमें, तो ये माना जाएगा कि उधार खरीदा गया है। तो उधार के हिसाब से इसकी एंट्री पास की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें कुछ लेन देन जो होते हैं, जैसे वेतन देते हैं, तो जो अकाउंटेंट है हम उसको लिखेंगे कि मोहन जो हमारा अकाउंटेंट है उसको 5,000 रुपया वेतन दिया, तो क्या इसमें मोहन को लिखा जाएगा? नहीं। जब नकद दिया तो फिर इसकी कोई बात ही नहीं है, सीधे से एंट्री पास करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका अलग इसमें जो हमारा अकाउंटेंट मोहन है, सोहन है, जो भी है, उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी खर्चा होता है, जैसे रेंट दिया गया है, सैलरी दी गई है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ है, जिसको भी दिए होंगे उसके नाम से मतलब नहीं है। जब इस तरह का मामला होता है तो हमेशा भी समझा जाता है कि ये नकद ट्रांजैक्शन हुआ है, नकद लेन देन हुआ है। अब कभी कभी जब हम लोग लेन देन करते हैं तो उसमें लिखता है पूर्ण चुकता पाया या पूर्ण चुकता किया, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे 5,000 रुपये का हमने किसी को माल बेचा था और उसने पूर्ण चुकता में हमको 4,900 रुपया दिया, तो इसमें हम लोग ऑटोमेटिक समझ लेंगे कि 100 रुपया जो है वो छूट है, डिस्काउंट है। तो उसके हिसाब से हम एंट्री पास कर लेंगे कि जैसे मान के चलें कि 5,000 की जगह पर हमको 4,900 रुपया मिला, तो हम एंट्री पास करेंगे
कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जो भी पार्टी का नाम होगा, आकाश है, मोहन है, सोहन है, जिससे भी पैसा मिला होगा तो पूरा सोहन मोहन का खाता 5,000 से पूरा क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन कैश हमारे पास कितना आएगा 4,900 रुपया और 100 रुपया हो जाएगा हमारे पास डिस्काउंट। तो जब पूर्ण चुकता मिली देगा तो उसका पुराना हिसाब देखना पड़ेगा, पुराना हिसाब कितने का बाकी था और कितना मिला और कितना नहीं मिला। तो जो नहीं मिला उसको हम लोग छूट मानते हैं, डिस्काउंट मानते हैं। तो डिस्काउंट भी दो तरह का होता है, इसमें एक बताया गया था ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसका लेखा नहीं किया जाता है, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है उसका लेखा किया जाता है। अब ट्रेड डिस्काउंट जब हम माल खरीदते हैं तो हम लोग और माल ज़्यादा बेचने के लिए उनको एक ऑफ़र देते हैं कि अगर इतने रुपये का माल खरीदेंगे, एक लिमिट है, उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो हम आपको 10% छूट दे देंगे, 5% छूट दे देंगे। तो जब इस तरह की छूट मिलती है तो इसका मतलब इस डिस्काउंट का लेखा नहीं किया जाता है, इसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। लेकिन जब कैश डिस्काउंट दिया जाता है तो कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि हमको रोकड़ की प्राप्ति जल्द से जल्द हो सके। तो हम एक शर्त लगा देते हैं कि अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर या एक हफ्ते के अंदर अंदर आप भुगतान कर देंगे तो आपको एक्स्ट्रा 2% छूट दी जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट, यानी कैश के जल्दी से उगाही कराने के लिए, ताकि हमको जल्दी से पैसा मिल सके, उस छूट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट बोलते हैं, नकद छूट बोलते हैं, और इसका लेखा किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास पॉइंट हैं और सारे पॉइंट को हम लोग इकट्ठा नहीं दिखा सकते, न बता सकते हैं इसमें, इसलिए कि इतने लिमिटेड टाइम होती है, इतने कम समय में हम लोग सारी बातें इसमें नहीं बता सकते। तो ठीक है, मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।